नमस्कार। आज मैं आपको डिस्चार्ज के बारे में बोलने वाला हूं। डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज। अभियुक्त आपके पास आते हैं, या तो आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, जूनियर एडवोकेट हो सकते हैं, या विधि संबंधी कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जो कोर्ट केस के बारे में, सेशन ट्रायल के बारे में कुछ समझना चाहता है। यह विधि शिक्षा का कार्यक्रम नहीं है। जो कानूनी प्रॉब्लम आपके आजू बाजू में रहते हैं, उसके ऊपर यह भाष्य है। शायद यह आपको पसंद आए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके गांव का पॉलिटिक्स, राजकारण आपका शत्रुत्व, आपके परिजनों का विरोध, इसके कारण आपको या आपके दोस्त को घसीटा जाता है। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है और आपको समझता है कि आप जगह पर नहीं थे, तो भी एफआईआर में आपका नाम दर्ज हुआ है। बहुत बार 498 के बारे में ऐसा होता है। सेशन ट्रायल में भी होता है। पुलिस छानबीन करती है, लेकिन अगर आई विटनेस या विटनेस बोलेंगे कि फलाना फलाना आदमी उस जगह पर मारने वालों में था, उसके हाथ में काठी थी, तो कई बार पुलिस भी मजबूर होती है, चार्जशीट में आपका नाम आता है। इसके विपरीत भी कभी कभी परिस्थिति होती है। पुलिस बोलती है कि यह आदमी नहीं था, लेकिन विटनेस बोलते हैं कि यह आदमी था, तो भी चार्जशीट में नाम आता है। कई बार पुलिस छानबीन करती है, इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तहकीकात करती है, और उनको समझ में आता है कि एफआईआर में जो कुछ है उतना सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्राइम तो रजिस्टर हुआ है। पुलिस इतनी भी सब जगह ईमानदार नहीं रहती कि 169 का रिपोर्ट फाइल करे। कोर्ट को पता है कि एफआईआर में नाम है या हमने उसको अभियुक्त किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके खिलाफ कोई वजह नहीं है कि चार्जशीट फाइल करे। उसके बाद इतना पुख्ता सबूत नहीं है कि उसको एक्यूज बनाए, इसलिए हम 169 का रिपोर्ट देते हैं। मुसीबत तो वो आती है जब कोर्ट 169 का रिपोर्ट मान्य नहीं करती, स्वीकार नहीं करती और रिजेक्ट करती है, क्योंकि अगेन कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट हां भी बोल सकती है, ना भी बोल सकती है। बहुत बार कोर्ट आंख बंद करके 169 का रिपोर्ट मान्य करती है, आपको बरी करती है, डिस्चार्ज करती है। वो तो बात अलग है। लेकिन अगर कोर्ट ने नहीं किया तो आपको क्रिमिनल रिवीजन में जाना पड़ता है। क्रिमिनल रिवीजन मान्य नहीं हुआ और आगे जाना पड़ता है, तब जाके सेशन केस कमिट होती है, सेशन ट्रायल चालू होने वाली है। 226 से
बहुत जगह पब्लिक प्रोसिक्यूटर, शासकीय अभियोक्ता कभी भी केस ओपन नहीं करता। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, लेकिन ना कोर्ट उसको आग्रह करती है, ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस ओपन करता है। एक्चुअली पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, शासकीय अभियोक्ता को बताना है कि उसकी केस किसके खिलाफ है, क्यों है, क्या पुख्ता सबूत है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर रहने वाला है, रिलाय होने वाला है। बाद में सेक्शन आता है 227 ऑफ सीआरपीसी। दोस्तों, ये सब कानून अभी बदल गए हैं, लेकिन उसका अमल नहीं हुआ है। सरकार कब अमल करेगी अपने को मालूम नहीं, तब तक तो ये कानून चलने वाले हैं। और जब अमल करेगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब ये नए 3 कानून यानी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट उस दिन से चालू होंगे। लेकिन उसके पहले जो चार्जशीट फाइल हुई है, उसके पहले जो सीआर रिपोर्ट फाइल हुए हैं, क्राइम रजिस्टर्ड हुए हैं, उनको तो पुराने ही कानून लगने वाले हैं। और पुराने कानून में और नए कानून में इतना वास्ट डिफरेंस नहीं है, इतना भी ज्यादा बदलाव नहीं आया है कि पुराना कानून फेंक दे। प्रिंसिपल तो वही है। इसलिए ये लेक्चर, ये बातें जो विधि विद्यार्थी है, विधि में आस्था रखते हैं, लॉ के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, उन्होंने ये प्रिंसिपल ध्यान में रखनी चाहिए। ये 227 सीआरपीसी आज जो मौजूद है, उसके तहत आप डिस्चार्ज मांग सकते हैं। नीचे वाले कोर्ट में भी 239 के तहत आप डिस्चार्ज मांग सकते हैं। अगर आपके खिलाफ जो चार्जशीट फाइल हुई है या कंप्लेंट फाइल हुई है, उसमें से ऐसा साबित होता है कि आपके खिलाफ आगे का ट्रायल चलना जरूरी नहीं है, आपके खिलाफ सबूत नहीं है, तो आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। यह आपके हाथ में एक अच्छा हथियार है, जो आपके क्लाइंट को, अभियुक्त को पूरी ट्रायल चलाने में मजबूर नहीं करती। आपको जामीन हुआ होता है, आपको एंटीसिपेटरी बेल शायद मिला हुआ होता है, क्योंकि उस टाइम भी आपके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस, सकृत दर्शनी पुरावा है या नहीं, ये कोर्ट देखता है। नहीं है, अरेस्ट की जरूरत नहीं है, आपकी पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, तो अटक पूर्व जामीन आपको मिलता है, प्री अरेस्ट बेल मिलता है। नहीं मिला, आपको अरेस्ट हुआ होगा, आपको न्यायालयीन कस्टडी में डाला होगा, तो भी आपको जामीन होता है। लेकिन आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पूरा चार्जशीट पढ़ने के बाद जो कोई आपके खिलाफ बोलता है, जो कुछ डॉक्यूमेंट आपके खिलाफ है, वो नकली डॉक्यूमेंट है। प्राइमा फेसी अगर उसका अध्ययन करे तो आपके खिलाफ केस चलाकर भी कोई फायदा नहीं है। एज इट इज चार्जशीट के सब कागज जो पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उस सब स्टेटमेंट कंसीडर करने के बाद भी आपके खिलाफ केस नहीं बन रही है, ऐसे वक्त में आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन कर सकते हैं। कभी कभी एसटीएससी एक्ट में सिविल डिस्प्यूट होता है, कोई वजह नहीं, आप किसी को या कंप्लेनेंट को, उनके फैमिली वाले उनको गाली दे या उसके जात के ऊपर कुछ अपशब्द यूज करे,
तो भी केस दर्ज होता है, उस टाइम भी आप डिस्चार्ज मांग सकते हैं। कभी कभी तो हमने देखा है कि पुलिस बोल रही है कि ये अभियुक्त, ये एक्यूज जगह पर नहीं था, ये दूसरी जगह पर था। चार्जशीट में वैसे स्टेटमेंट है, पुख्ता सबूत है, और वाकई में आप उधर नहीं थे, लेकिन लिस्ट में आपका नाम आया है, तो भी आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि सभी जगह डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के बाद हर जज अपना अपना डिस्क्रेशन यूज करता है। कोई जज आपको डिस्चार्ज करता है, कोई जज नहीं करता। अगर आप डिस्चार्ज नहीं हुए तो आप ऊपर जा सकते हैं, हाईकोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यह न्याय की चेष्टा है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि एक फैक्ट्री के बाहर एक इंसिडेंस हो गया, गैस लीकेज हो गया, उसमें कुछ लोग मर गए, लेकिन जो गैस लीक हो गया वो उस कंपनी का नहीं था। उस कंपनी के मालिक को रिहा किया है, उसके अगेंस्ट चार्जशीट नहीं है, लेकिन कंपनी के मैनेजर को एक्यूज किया है। वो अगर 2-3 साल कोर्ट में आता रहा है और डिस्चार्ज का एप्लीकेशन पेंडिंग है, और उसमें साबित करता है वो कि जो गुजर गए उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनके पेट में जो गैस था, पेट में जो केमिकल्स मिल गए, वो उनके कंपनी के नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट है, चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन पेपर्स है कि ये केमिकल इस कंपनी के नहीं, उसी टाइम उस गोडाउन में दूसरे कंपनी का भी माल था, उस कंपनी के केमिकल से। इस कंपनी में जिसको एक्यूज किया है उसके फेवर में सीए रिपोर्ट भी आए है, फोरेंसिक रिपोर्ट आए हैं, केमिकल रिपोर्ट्स आए कि इनके कंपनी के प्रोडक्ट जो सैंपल टेस्ट किए उसमें से ये केमिकल नहीं है, और कौन से भी हालत में, यानी हवा का संपर्क आए, पानी का संपर्क आए, तो भी ये प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको एक्यूज बनाता है, और जिसकी कंपनी का माल था उस कंपनी को एक्यूज भी नहीं बनाता, तो केस डिस्चार्ज की बनती है। कोर्ट में आपको यह केस पेश करनी पड़ती है, आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है, केस लॉस देने पड़ते हैं, लेकिन हर टाइम हर जज आपके फेवर में ही सोचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी वो बोलते हैं कि अभी ये क्वेश्चन मैं डिसाइड नहीं करूंगा, आप ट्रायल फेस करो, एविडेंस आने दो, आप क्रॉस एग्जामिनेशन ले लो, अगर मेरिट पर आप वाकई निर्दोष है तो मैं निर्दोष छोड़ूंगा। यह सारासार अन्याय है। अगर मैं डिस्चार्ज के काबिल हूं तो मुझे सेशन ट्रायल में ही छूटना चाहिए। इसमें कौन कमी पड़ता है? वकील का आर्गुमेंट कम हो रहा है, या न्यायाधीश का जुडिशियल माइंड कम हो रहा है, हम बता नहीं सकते। लेकिन कोर्ट में डिले ट्रायल क्यों होती है, इसकी एक वजह यह भी है, डिस्चार्ज का एप्लीकेशन देने के बाद 1 महीना 2 महीने में डिस्चार्ज एप्लीकेशन डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है अभाव है इच्छा शक्ति का। जुडिशरी में रिफॉर्म आना जरूरी है। सिर्फ पेपर में अमेंडमेंट आने से, या अधिसूचना निकालकर, नोटिफिकेशन निकालकर, सर्कुलर निकालकर, बड़े बड़े
भाषण करके हाईकोर्ट का डायरेक्शन आने के बाद केस एक्सपीडिएट होता है, ये जरूर किधर तो जुडिशरी का फेल्यूर है। हर बेल एप्लीकेशन में आजकल हाईकोर्ट ट्रायल एक्सपीडिएट करती है, डे टू डे ट्रायल के ऑर्डर करती है और एक रिफॉर्म करने की कोशिश करने का दिखावा करती है। कोई सर्वे होता है कि हाईकोर्ट ने जो एक सेशन कोर्ट में 10 मैटर में ट्रायल एक्सपीडिएट किया है और 10 ट्रायल वाकई 2 महीने में खत्म होने वाली है, वाकई उस पीरियड में ट्रायल खत्म होती है, एक्सटेंशन रिपोर्ट नहीं आता है। अगर खत्म नहीं होती तो उसकी वजह क्या है? सिर्फ कोर्ट ओवरबर्डन है या मैनेजमेंट का अभाव है या वकील लोगों का सहकार्य नहीं मिलता? सिर्फ जुडिशियल पर, न्याय व्यवस्था पर उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा। इच्छा शक्ति, एफर्ट्स दोनों तरफ चाहिए। डिस्चार्ज का एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो उस एप्लीकेशन में पूरे ग्राउंड्स आने चाहिए। एप्लीकेशन आपके लैंग्वेज में कर सकते हैं, कोर्ट के लैंग्वेज में कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही ड्राफ्टिंग हो जाए। जो आरोपी को, एक्यूज को जो भाषा समझते हैं, जो कोर्ट की लैंग्वेज है, जिस भाषा में आर्ग्यूमेंट करना, केस पेश करना आपको इजी होता है, उस भाषा में आप ड्राफ्टिंग कीजिए। लेकिन ड्राफ्टिंग में वो सब ग्राउंड्स आना चाहिए जो चार्जशीट में आपको साबित करती है कि आप निर्दोष है। आपको बाहर के एविडेंस लाके, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देके, नया एविडेंस देके आपको यह साबित नहीं करना है इस जगह डिस्चार्ज यानी 227 के स्टेज पर कि मैं निर्दोष हूं। आपको यह साबित करना है कि चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट्स है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो पेपर्स है, उस पेपर का अध्ययन करने के बाद भी मैं यानी एक्यूज डिस्चार्ज करने का अधीन है। उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इधर एक ध्यान रखने की जरूरत है, रीजनेबल डाउट अगर एक्यूज के अगेंस्ट में है, थोड़ा भी प्राइमा फेसी एविडेंस एक्यूज के अगेंस्ट में है, तो जज की डिस्क्रेशन है, न्यायाधीश की डिस्क्रेशन है कि उसको ट्रायल फेस करने को बोल सकते हैं, डिस्चार्ज का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत जगह होता है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की मनीषा ज्यादा रहती है। एक्यूज ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन किया तो उसको बोला जाता है कि ट्रायल फेस करो। इसमें कौन कम गिर रहा है, किसकी गलती है, यह आज का विषय नहीं है। आत्मपरीक्षण हर एक ने करना चाहिए, हर वकील ने भी करना चाहिए, हर न्यायाधीश ने भी करना चाहिए। क्योंकि न्याय का सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, तत्पर न्याय सेवा मिलनी चाहिए और ऑर्डर पढ़ने के बाद उसमें न्याय हुआ है ऐसा लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए, दिखना चाहिए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट करना बहुत इजी रहता है, मंजूर करना है तो रीजंस देने पड़ते हैं। ये एक्यूज क्यों मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं, उसके खिलाफ जो भी प्रूफ्स है वो कैसे गलत है, या चार्जशीट पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये साबित ऐसा कैसा हो सकता है कि ये निर्दोष है। हर एक चार्जशीट के कागज अलग होते हैं, हर एक ट्रायल की केस अलग होती है, फैक्ट्स अलग होती है। तो ऐसा कोई एक रूल्स तो है नहीं
जैसे आप बेल एप्लीकेशन में ग्राउंड्स तैयार करते हैं, रीजन्स तैयार करते हैं, वैसे ही रीजन्स आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन में करने हैं। इसलिए सबसे पहले आप चार्जशीट पढ़ना, दोषारोप पत्र पढ़ना जरूरी रहता है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, उसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, वर्गवारी करनी जरूरी रहती है कि आपके क्लाइंट के खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ मेडिकल एविडेंस क्या है, आई विटनेस क्या बोल रहे हैं, सर्कमटेंशियल एविडेंस क्या है, यानी परिस्थिति जन्य पुरावा क्या है, उसके पास से कुछ रिकवरी है क्या, उसका डायरेक्ट रिलेशन इस ऑफेंस से है क्या, विटनेस क्यों उसके खिलाफ झूठा बोल रहे हैं, या ऐसा कोई स्टेटमेंट है क्या कि उस स्टेटमेंट के आधार पर यह एक्यूज ट्रायल में जरूरी नहीं है, डिस्चार्ज का हकदार है, ऐसे आप बता सकते हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है क्या, साइंटिफिक पेपर है क्या, टेक्निकल डॉक्यूमेंट है क्या कि ये एक्यूज के बारे में आप एलएबी का डिफेंस ले सकते हैं, या कोई अलग डिफेंस ले सकते हैं। और ये चार्जशीट पढ़ने के बाद साबित होना चाहिए। आपके मन में आशंका नहीं रहनी चाहिए कि आपका एक्यूज जिसके बारे में आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने जा रहे हैं वो वाकई में निर्दोष है। सिर्फ चांस लेने से कुछ नहीं होता। ऐसे हुआ तो हर एक केस में हर एक एक्यूज डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालेगा और ट्रायल डिले होगा, क्योंकि डिस्चार्ज एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद चार्ज फ्रेम होता है, उसके बाद एविडेंस आता है और ट्रायल चलता है। ये ट्रायल चलने के पहले आप डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी तो आप पर ही निर्भर रहती है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहता है, क्योंकि आप एप्लीकेंट हैं, आपने वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया है। इसलिए डिस्चार्ज के बारे में जो केस लॉज है, जो इंग्रेडिएंट्स है, जो प्रिंसिपल्स है, वो वापस पढ़ने की जरूरत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं विधिक विषय में, जूनियर एडवोकेट के लिए है। आप कैसे कोर्ट में पेश होते हैं, आपका ड्राफ्टिंग कैसा है, आपका आर्ग्यूमेंट कैसा है, टू द पॉइंट है क्या, आपके पास अच्छा केस लॉ है क्या, संदर्भ निकाला है क्या, इसकी सबकी जरूरत होती है। तो ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने में मतलब है, आर्ग्यूमेंट करने में मतलब है। नहीं तो सिर्फ डिस्चार्ज एप्लीकेशन का ड्राफ्टिंग करने से, फाइलिंग करने से आपका एक्यूज डिस्चार्ज नहीं हो सकता। उसके जीवन का कम से कम 6 महीना या 3 महीना वेस्ट हुआ होता है। वही पीरियड अगर ट्रायल के लिए यूज हुआ तो आपके हाथ से भी थोड़ी बहुत समाज सेवा होगी, ट्रायल जल्दी चलेगी। एक्सपेंस के बारे में बोलेंगे तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन के लिए जो कुछ एक्सपेंसेस होता है वो बचाकर वो अभियुक्त ट्रायल में यूज कर सकता है। अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो वापस हाईकोर्ट जाना है या ऊपर कौन सा भी जो कोर्ट होगा उधर जाना है, तो उसको और टाइम जाता है, पैसा खर्च होता है। ये सब सोचकर आपको प्रॉपर गाइडेंस देना है आपके क्लाइंट को कि वाकई उसकी केस डिस्चार्ज एप्लीकेशन करने के लिए योग्य है, पर्याप्त है या नहीं। गारंटी कोई नहीं दे सकता, डिस्क्रिशन तो कोर्ट का रहता है। लेकिन अगर आपके मन में 50% भी गारंटी है तो आप ड्राफ्टिंग चालू करो, अच्छे ग्राउंड बनाओ। उसके लिए पहला चार्जशीट स्टडी करना सीखो, बाइफरकेशन करना सीखो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाना सीखो, चार्जशीट के कौन से पेज पर आपको ज्यादा फायदे वाला कागज है, कौन सा एविडेंस, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके फेवर में है, उसका पूरा अभ्यास करो।
पुलिस स्टेटमेंट क्या आने वाला है, पुलिस का से क्या आने वाला है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या आर्गुमेंट कर सकता है, ये भी सोच कर रखो। और लेटेस्ट केस लॉ या तो सुप्रीम कोर्ट के या तो आपके हाई कोर्ट के अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो पढ़ो, उसका प्रिंसिपल समझा करो, बाद में ड्राफ्टिंग करो। आज इतना नहीं, विलास नाईक ये यूट्यूब चैनल पर पहले मराठी में भाष्य होता था, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट आ गई कि यही सब हिंदी में उपलब्ध करो। मैं पहला माफी चाहता हूं, मेरी हिंदी आम जनता की हिंदी है और ये वीडियो भी आम जनता के लिए है। ये वीडियो एक्सपर्ट एडवोकेट के लिए नहीं है, सीनियर एडवोकेट के लिए नहीं है। जो केस अच्छी तरह से चलाना चाहता है उस जूनियर एडवोकेट के लिए ये वीडियो आम जनता के लिए है। इसलिए इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, इसलिए मैंने कोई केस लॉ, कोई सेक्शन इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है। ऐसे ही आसान तरीके से बोली भाषा में आपके सामने विधि विषय वीडियो जरूर पेश करने की कोशिश करूंगा। यह आपका चैनल है, इसलिए विलास नाईक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके दोस्त को, परिजनों को यह वीडियो आगे भेजो, शायद किसी को यह वीडियो काम आ सकता है। यह अच्छे विधि शिक्षा के लिए बनाया हुआ वीडियो है, इसलिए इसका प्रचार होना जरूरी है, आपका सहभाग जरूरी है, आपकी मदद जरूरी है। इसलिए कमेंट्स की भी आवश्यकता है। जो भी आपका मत है उसमें कमेंट्स में लिखो, आप सूचना करो। अलग अलग सब्जेक्ट पर वीडियो बनने वाले हैं, उसमें सिविल लॉज आएंगे, क्रिमिनल लॉज आएंगे, कोर्ट प्रोसीजर आएगा, एफआईआर के बारे में हो सकता है, विल के बारे में हो सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में हो सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में हो सकता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में हो सकता है। आप सब्जेक्ट दे दो। अगर कमेंट्स आते हैं, अगर वीडियो को चालना मिलती है, सपोर्ट मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो इस टॉपिक पर कानून की शिक्षा के तहत आपका कानूनी साथी एडवोकेट विलास नाईक आपके लिए, आम जनता के लिए जरूर ऐसे वीडियो बना सकता है। आज इधर ही विराम लेता हूं। जय हिंद।